पाकिस्तान के लिए मज़ीद कर्ज़ों की राह हमवार हो गई है, क्योंकि आलमी मालियाती फ़ंड्स की शराइत पर अगर बात की जाए तो मामलात अब आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं और ये राह जिस तरीके से हमवार हुई है, क्या हम मज़ीद IMF के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं या फिर इसके कुछ दीगर जो हैं अगर देखा जाए तो रुख हैं जिन पर बात होना ज़रूरी है। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले देखा क्रिस्टीना जॉर्जियो की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है, पाकिस्तान अब दुरुस्त समत में है। जनाब इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो एक लेमैन जो सोचता है, कॉमन जो आदमी है पाकिस्तान का, वो इस वक्त ये सोच रखता है कि जो कर्ज़ा हमें मिला है, एक तो हमें $3 अरब इससे पहले मिले, उसके बाद अब ये नए कर्ज़े जो मिले, कोई स्टैंड बाय कर्ज़ा है जो कि हमें मिल गया है, और क्या हम शराइत मुकम्मल कर रहे हैं, सेटिस्फाई IMF को कर रहे हैं तभी ये कर्ज़े मिल रहे हैं, या फिर ये हमारे जो औरंगज़ेब साहब आए हैं वज़ीर ख़जाना, ये उनकी काविशें हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस पर हमें अपनी राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। खाकान साहब, आपने सवाल तो मेरा सुन लिया होगा, ये जो कर्जा हमें मिल रहा है, मजीद कर्ज जो मिल रहे हैं, ये क्या स्टैंड बाय उससे हटके हैं, और दूसरा ये जो हमें मिल रहे हैं किस तरह मिले, ये भी बता दें। तो समझने की बात यूं है कि पाकिस्तान अपनी 76 साल हिस्ट्री में 24th टाइम ICU का एक डॉक्टर है, उसका नाम है IMF। जब आपको कोई और कर्जा नहीं देता तो वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है, आप उसके पास जा रहे हैं ये कहने के लिए कि हम अपनी मईशत की जो ज़रूरियात हैं, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की, वो ख़ुद पूरी नहीं कर सकते, आप हमें कर्जा दे दीजिए और आप हमें बता दीजिए कि हम आपके साथ किस प्रोग्राम के तहत इस कर्जे को अगले 3 साल में हासिल कर सकें। ये है इस वक्त की सिचुएशन। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट इस वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा अप्रैल के एंड में या अर्ली मई में, जब आखिरी किस्त मिल जाएगी पाकिस्तान को जो $3 अरब को पूरा कर देगी। अब हम फिर कह रहे हैं कि हम अगले साल के भी $25 अरब खुद नहीं इकट्ठे कर सकते, बिकॉज IMF की अम्ब्रेला ज़रूरी है। इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज चल रहा है और वो हम IMF के बगैर पूरा नहीं कर सकते। अदरवाइज़ हमारे रिजर्व्स पे प्रेशर आ जाता है, रुपया कमज़ोर हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और बैरूनी खसारे भी बढ़ जाते हैं। सो पाकिस्तान के लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है कि आपने किस तरह इकोनॉमी को रन किया कि 76 साल में यू हैव टू गो टू द ICU द 24th टाइम। आई थिंक दैट इज़ द क्वेश्चन एवरीवन एट द पॉलिसी टेबल शुड बी आस्किंग देमसेल्व्स। कर्जा ले लेना तो इतना मुश्किल काम नहीं, आप उनकी तमाम शराइत मान लें, कीमतों को तब्दील कर दें, मॉनेटरी टाइटनिंग यानी कि पॉलिसी रेट बढ़ाए रखें पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी के एक होल्डिंग पैटर्न में रखें, तो वो आपको इन शराइत पर अपने जो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर खाकान कि कर्जा लेना कुछ मुश्किल नहीं है, वो ठीक है मिल रहा है, शराइत पूरी करना बिल्कुल मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं चाहूँगी एक बात जिस पर थोड़ी सी मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। एक तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टीना जॉर्जियो कहती हैं कि जी मैं पाकिस्तानी अवाम से हमें हमदर्दी है, हम ये चाहते हैं कि अमीरों से टैक्स लिया जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए। लेकिन हम जब एक्सपर्ट्स को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी IMF की पॉलिसियाँ जो हैं वो शराफिया नवाज हैं, जो टैक्स लगते हैं वो तो गरीबों के लिए लगते हैं, और अमीरों से जो टैक्स लेने का कहा गया उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो सब्सिडीज़ जो गरीबों को मिल रही हैं वो अमीर भी इंजॉय कर रहे हैं। इस पर आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि पाकिस्तान में कभी भी मतलब अपनी हिस्ट्री में कलीदी काम जो हैं उनसे इनहराफ किया है। इसका क्या मतलब है? आपको टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, यानी कि इस वक्त 70% जो टैक्स मुल्क में कलेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि आप भी मोबाइल पे उतना ही टैक्स देती हैं जितना मैं देता हूँ, एक अमीर गरीब बराबर का टैक्स दे रहा है उस चीज़ पे। सो अगर आप इससे मूव अवे करके डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाना चाहते हैं हर सेक्टर में, और हर सेक्टर अपनी सख्त के मुताबिक टैक्स दे, तो फिर आप कहेंगे कि आपने एक जिसे कहेंगे एफिशिएंट, फेयर, इक्विटेबल निज़ाम बनाया है मुल्क में टैक्सेशन का। ये काम आपने करना है। IMF का मैं हमेशा कहता हूँ कि इससे इतना ही लेन देन है कि आपने एक प्रोग्राम तैयार किया, आप कर लीजिए। आपका क्या ख्याल है कि हम IMF से पाकिस्तान को बेहतर समझते हैं या कमज़ोर समझते हैं? IMF हमसे ही डेटा लेता है, हमसे ही गुफ्तगू करता है, पर चूँकि वो 10 PhDs रख के ये गुफ्तगू करता है तो वो आप पे एक तरह से एक फ्रेमवर्क आपको बना देते हैं। मैंने हर मुल्क को इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये एडवाइस किया है, और मैं फिर करता हूँ ये एडवाइस पाकिस्तान को आपके पॉलिसी फोरम से,
कि पाकिस्तान को अपना एक रिफॉर्म प्लान एनर्जी का, टैक्सेशन का, ग्रोथ का, प्राइवेटाइजेशन का, डीरेगुलेशन का खुद लिखना चाहिए, अपने एक्सपर्ट से लिखवाना चाहिए और आईएमएफ के सामने रखना चाहिए। हम ये चाहते हैं, लेट द आईएमएफ देन कम बैक टू यू। लेकिन अब हमारी तरह हम ये जो खान साहब हम ये देखते हैं कि जी आईएमएफ ये कहता है कि पाकिस्तान अब दुरुस्त समत पे है, पाकिस्तान ट्रैक पे है, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। डू यू थिंक कि ऐसा ही है? क्योंकि देखिए कर्ज लेके तो हम मजीद उनके शिकंजे में है ना, अगर हमें फिर भी उनके पास जाने की जरूरत पेश आ रही है तो फिर कैसे हम दुरुस्त समत में है? हमें तो उसके सम्राट नजर नहीं आ रहे उस तरीके से। इन द शॉर्ट रन आईएमएफ के साथ एंगेजमेंट के बाद हमेशा ये होता है, जो भी एविडेंस है बाकी ममालिक का वो ये बताता है, जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है कि आपका जो रुपया है वो स्टेबलाइज हो जाता है, आपका करंट अकाउंट यानी कि बैरूनी खसारा कम हो जाता है। पाकिस्तान का बैरूनी खसारा 4 अरब डॉलर था पहले 8 माह में पिछले साल, जिसको फिस्कल ईयर कहते हैं 23। इस साल वो 1 अरब डॉलर पे आ गया है। इन्फ्लेशन जो 38% पे थी वो 20.7% पे आ गई है, जिसको सीपीआई इन्फ्लेशन कहते हैं। रुपया जो 307 रुपए तक चला गया था वो 278 पे आ गया है। सो ये है वो स्टेबिलिटी जिसकी गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी को इस वक्त एक होल्डिंग पैटर्न में आप समझें कि प्रोग्राम ले गया है। उसका मतलब ये है कि आपने प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट कम कर दिया है, पैदावार कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग का स्लो डाउन है, गाड़ियां कम बिक रही हैं, फ्रिज कम बिक रहे हैं, डीप फ्रीज़र कम बिक रहे हैं। जब ये सब कुछ होल्डिंग पैटर्न में होता है तो इंपोर्ट टूट जाती है, रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दैट डजंट मीन कि आपके कोई भी कलीदी मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू भी हुए हैं। बिजली का निज़ाम वैसे ही है, नुकसानात वैसे ही हैं, तरसील भी और प्रोडक्शन भी, दोनों के इश्यूज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स जो हैं जिन पर आप बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगी डॉक्टर खाकान लास्टली बस मुझे ये बता दीजिएगा कि ये नए कर्ज जो हमें मजीद मिल रहे हैं, ज़ाहिर है अगला आईएमएफ का जो सिस्टम है उसके साथ चलाने के लिए, आपके ख्याल में मजीद आगे आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ रही है या फिर हमें कोई स्टेबिलिटी ही नजर आएगी? पहले तो महंगाई को क्लियर कर दूं कि जब मैं कहता हूं कि कीमतें पहले 38% बढ़ रही थी पिछले साल के मुताबिक, अब वो 20.7% बढ़ रही हैं। सही। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि कीमतें कम हो रही हैं। कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है। कीमतों के बढ़ने की शरह अगले आने वाले महीनों में कम होती चली जाएगी, क्योंकि एक बेस इफेक्ट भी है। कुछ हमने चूँकि रुपया संभला है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कम हुई है, कुछ पैदावार भी बेहतर हुई है क्रॉप्स की, एवरीथिंग पुट टुगेदर। और प्राइवेट सेक्टर डिमांड जो है वो बिल्कुल टूट गई है बिकॉज हमने मॉनेटरी टाइटनिंग की है। ये कम कीमतों के बढ़ने की शरह कम होती चली जाएगी। पर ये भी याद रखिए कि जुलाई में आपको दोनों टैरिफ्स, गैस का भी और बिजली का भी, इसमें खातिर खा तब्दीली, चूँकि गैस और बिजली की कंपनीज खुद अपने रेगुलेटर से ये तब्दीली मांग रही हैं, तो वहाँ पे फिर एक अपटेक जो है इन्फ्लेशन का, कीमतों के बढ़ने की शरह बात है, बढ़ सकती है। सही। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खतीब। अगर तो आगे हम ये देखेंगे कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरह जाएंगी, और स्पेशली आपने बात की है गैस और बिजली की कीमतों की, अल्लाह करे कि उसमें कमी वाक़ई हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।